नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में टेट सीरीज नंबर 11। इसके पहले 10 टेट सीरीज हो चुका है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी प्रकाशन के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के बुक की डिस्कशन कर रहे थे और इसका ग्रामीण विकास का जो है पूरा प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो कि टोटल प्रैक्टिस सेट था 30। ठीक है, 30 हो चुका है। तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग जाकर उसको वीडियो चैनल पे से देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे हिंदी प्लस जीएस की। 25 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 25 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी के 25 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में जस्ट 25 क्वेश्चन जीएस के देखेंगे। तो उससे समय जितने भी पॉइंट है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी इसका फायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए हिंदी के पहला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विभक्ति। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट से हो जाएगा विभक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द बताना है, नदी, पानी, इलायची या प्यास। अगर हम इसमें बात करें तो पानी जो है ये पुल्लिंग शब्द आता है। ठीक है, पानी बह रहा है, कभी जब बोला जाता है तो इसका वाक्य प्रयोग के लिए अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछा जाए, ठीक है, तो उसका वाक्य अगर हम प्रयोग करते हैं पानी को तो क्या कहें, पानी बह रहा है, पानी लाओ। तो इस तरीके से पानी बह रही कभी नहीं बोला गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, पुल्लिंग से हो जाएगा। ठीक है, बाकी नदी बह रही है, इलायची है, प्यास लगी है, प्यास लगा है नहीं कहा जाए, प्यास लगी है कहा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, जो बाकी तीनों जो है स्त्रीलिंग है और पानी जो है पुल्लिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण जो है तालु से होता है। ठीक है, तालु से किसका उच्चारण होता है, तो ताल से उच्चारण की बात करें तो आता है उसमें ई और सा और चा वर्ग, ये तीनों जो होते हैं ये ताल के उच्चारण से होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से विलोम शब्द बताना है शब्द का। सम्मुख का विलोम क्या होता है, सम्मुख का विलोम क्या होता है, सम्मुख का विलोम विमुख होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, सम्मुख का विलोम विमुख। ठीक है, सम्मुख के बाद इसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं, कौन सा इसमें बताना है कि तद्भव शब्द नहीं है। गोमय, घोड़ा, चोंच, ऊँट, इनमें से बताना है कौन सा तद्मय शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं। तो गोमय जो है ये तद्भव शब्द नहीं है, बाकी सारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है, गोमय क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गोबर होता है, तद्भव इसका शब्द गोबर होता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द पहचानना है कौन सा है इनमें से, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसमें अगर हम बात करें तो तद्भव शब्द जो है वो पान है, पान इसका आंसर हो जाएगा, पान तद्भव शब्द। इसका तत्सम क्या होता है, तांबूल, तांबूल इसका तत्सम शब्द होता है, तांबूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको देखना और तद्भव तत्सम तो जरूर देख के जाएगा, नहीं तो इससे वहाँ एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तांबूल किसका तद्भव तत्सम शब्द है, पानी का। बाकी गोमल, हरिद्रा, पर्यंक ये सारे तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानार्थक शब्द का चयन करना है। अभिज्ञ का समानार्थक शब्द क्या होगा। अभिज्ञ की बात करें तो जानने वाला, ज्ञाता, कुशल, जानकार, ये सारे समानार्थक हो गए। इसमें अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ए पार्ट जो दिया गया है जानकार, जानने वाला, कुशल, ये सारे जो है इसके, और ज्ञाता भी अभिज्ञ का समानार्थी शब्द होता है। ठीक है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में दिया गया है, रिक्त स्थानों का विकल्प करके, विकल्प में जो दिया गया रिक्त स्थानों का उसको चुन के भरना है। मुझे डैश भरना इसमें है कि मेरे मनोभाव न समझ सके। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा शब्द चुन लें कि जैसे वाक्य पूर्ण हो जाए और सही अर्थ दे। तो अगर हम इसमें खेद शब्द भर देते हैं तो ये सही अर्थ देता है। ठीक है, दिए गए वाक्य में अगर हम खाली स्थान के आगे शब्द समूह का अर्थ नकारात्मक, तो इस कारण खेद शब्द का प्रयोग उचित है। मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान, इसके बाद डैश दिया गया है, में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। अब इसमें भरना है कि इसके जगह पे कौन सा सही रूप से भर दें जिससे कि इसका आंसर जो है पूर्ण रूप से वाक्य बन जाए। तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें संदर्भ अगर भरते हैं, वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में क्या है, वाच्य के भेद की पहचान करना है। क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो, इसमें बताना है कौन सा वाच्य है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें दिया गया जो वाक्य है क्या है, कृतवाच्य। कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य। कृतवाच्य इसलिए है क्योंकि यह जो है कार्य वाक्य जो है कर्ता खुद ही कार्य कर रहा है इसमें। ठीक है, क्या तुम ये कार्य पूरा कर सकते हो, इसमें क्या कर रहा है, कर्ता जो है खुद ही कार्य कर रहा है, तो इसलिए यह कृतवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए, इसमें कौन सा वाच्य है,
तो अगर हम वाच्य की बात करेंगे इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, भाववाच्य में भाव प्रकट हो रहा है इस वाक्य से, ठीक है, क्योंकि वो अपना भाव बता रहा है कि चलते हुए से रहने से अच्छा है कि अब हम लोग विश्राम कर लें, यानी रुक जाएं। तो जिस क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव को जाए, वहाँ कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 से 14 तक जो है गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, तो गद्यांश को पढ़िए और उससे संबंधित क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव जीवन का में किसका सर्वोच्च स्थान है। इस गद्यांश के अनुसार बताना है कि मानव जीवन में जो है किसका सर्वोच्च स्थान है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बुद्धि का सर्वोच्च स्थान होता है इस गद्यांश के अनुसार, ठीक है। गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको एक निकल के आएगा उपयुक्त। अगर गद्यांश की बात करें तो उसमें लेखक का मत है कि मानव जीवन में बुद्धि की महत्ता सर्वोपरि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से किसका निर्माण बुद्धि के प्रयोग द्वारा हुआ है। बुद्धि के प्रयोग द्वारा किसका निर्माण हुआ ये बताना। तो हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान और उपग्रह। इस गद्यांश के अनुसार इन तीनों का प्रयोग बुद्धि के द्वारा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी पार्ट से हो जाएगा उपयुक्त सही। अगला क्वेश्चन है, मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि के द्वारा बुद्धि के जादुई स्पर्श से ही हो सकता है। तो क्या आशय है इसका। तो अगर आशय की बात करें, अर्थ की बात करें, तो हो जाएगा दिन और रात कैसे होते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण बुद्धि के जादुई स्पर्श द्वारा संभव हो पाया है, उसका एक उदाहरण है दिन और रात कैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देहलता में कौन सा समास है ये बताना है। देहलता में समास क्या है। तो देहलता की बात करें तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास आ जाएगा। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। कर्मधारय समास की परिभाषा की बात करें तो जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य बताना है, गलत वाक्य बताना है, इनमें से कौन सा है। कल रात वह सो ना सका, ठीक है, ये गलत है कि सही है। इसके बाद बी है, वो साकुशल सहित अपने घर पहुंच गया। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, यह भोजन 10 आदमियों के लिए। इसमें से बताना कौन सा वाक्य गलत है। तो हम गलत की बात करें तो ये जो साकुशल सहित ये दोनों लगा है, तो यहीं पर गलत हो जा रहा है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। यहाँ पे साकुशल के साथ जो है सहित नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अगर सहित नहीं लगा रहेगा तो ये सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य की बात करें तो वह साकुशल अपने घर पहुंच गया है, सहित नहीं होगा यहाँ पर, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। अनुसरण कैसे लिखा जाता है। तो अनुसरण की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 में, तो डी पार्ट में जो लिखा हुआ ये सही रूप से लिखा हुआ, आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अन्यथा, अन्यथा कैसे लिखा जाता है। तो इसमें अगर हम सी पार्ट की बात करें तो अन्यथा इस टाइप लिखा जाता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19-20 में लोकोक्तियाँ और मुहावरा दिया गया है। अब उसमें देखना है उल्टे बांस बरेली का, इसका अर्थ बताना है। उल्टे बांस बरेली का अर्थ होता है विपरीत काम करना, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या होता है। तो औंधी खोपड़ी का अर्थ होता है मूर्ख होना, मूर्ख व्यक्ति या मूर्ख होना, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नट शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है नटी, ठीक है, नटी। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट से हो जाएगा, नटी। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है। तो बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप की बात करेंगे तो बूढ़ा जो है विशेषण का भाववाचक संज्ञा होता है बुढ़ापा। क्या होता है, बुढ़ापा। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। पुरुषवाची हैं सर्वनाम, इसमें बताना है कौन सा है। तो इसमें जो हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सब दिए हैं, ये सर्वनाम जो है पुरुषवाची हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट ही सही हो जाएगा, ठीक है। 24 और 25 में अशुद्धियों का पता लगाना है। आज आसमान ऊंचाई में बादल है, इसमें बताना है कहाँ पर अशुद्धि है। तो अगर हम सही वाक्य की बात करें तो आज आसमान में बादल है, ये सही इसका होना चाहिए। तो इसमें जो ऊंचाई फालतू का दिया गया है तो इसका ये पार्ट ही है, सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है मैं सोमवार के दिन आपके गांव आऊँगा, इसमें क्या गलत है ये बताना है। तो अगर हम सही वाक्य की बात करें तो मैं सोमवार को आपके गांव आऊँगा, तो यानी जो के दिन लिखा है ये गलत यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको नहीं लगाना चाहिए। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं सोमवार को आपके गांव आऊँगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 25 क्वेश्चन हिंदी के। अब देखते हैं जनरल स्टडीज़ के 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है ये बताना है।
तो उसका प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखने से तथा आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनाने के गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग जो है सेविंग मिरर में और डॉक्टरी दर्पण में किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग जो है परावर्तक सतह होता है, जैसे ऐसे बना होता है, ये इस तरीके से होता है और ये इसके बाहरी पार्ट ये रंग कलई किया होता है। तो कोई भी चीज़ इसमें इस तरीके से पड़ता है बिंदु। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब इसमें जो है ये डॉक्टरी दर्पण में प्रयोग किया जाता है, सेविंग मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस में उत्पन्न हो सकती, क्या उत्पन्न हो सकती है गैस में, ये बताना है। तो गैस में केवल जो है अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें ठोस एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं, लेकिन ये गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अनुदैर्घ्य तरंगें ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न किया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होने के लिए जो है माध्यम में दृढ़ता का गुण होना आवश्यक है। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होने के लिए माध्यम में प्रत्यास्था का गुण होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा? केवल गैसों में अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिद्ध प्रजाति का विलुप्त होने के कारण कौन सी दवा माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी दवा जो दी गई या पशुओं को दिया गया जिससे गिद्ध को विलुप्त होने का कारण बना? तो वो दवा का नाम था डाइक्लोफेनिक। ठीक है, डाइक्लोफेनिक जो था ये दवा पशुओं को खिलाई गई और पशु जब है पशुओं को खिला गया, पशु जब मरे तो उनको गिद्ध ने भक्षण जब किया तो वो ये डाइक्लोफेनिक दवा जो है उनके गले में अटकी और जिससे गिद्धों की प्रजाति जो है खत्म होने लगी। डाइक्लोफेनिक एक दर्द निवारक दवा है। ठीक है, जिसका उपयोग जो है पशु मनुष्यों के लिए भी किया जाता है। अब इसमें जो है सोडियम, डाइक्लोफेनिक में सोडियम जो दवा होते हैं, इसके उपयोग के दौरान यदि पशु मर जाता था तो मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। और इसी दवा के प्रभाव से लगभग वर्तमान समय में अगर बात करें तो 97% गिद्धों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कारक क्या बना? ये दवा बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? रेनिटिन, पनीर। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलन दवा नहीं है, सुमेलन नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। इसमें से बताना कौन सा गलत है। तो गलत सुमेलन है ट्रोपोस्फियर, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में है, ना कि ट्रोपोस्फियर में। किस में है? स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में है, यह आपको याद रखना है। और इसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर दिया गया तो गलत हो जाएगा। और ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये 30 से 50 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है ओजोन परत। ओजोन परत में जो है ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है, यानी कि O3 जिसको कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? O3, ओजोन परत का, ओजोन का। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी। ओजोन जो है हम लोग को जो है पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक है, जो कैंसर कारक ये किरणें होती हैं। गोल्डन चावल की बात करें तो ओरिजा सटाइवा चावल की एक किस्म है जिसे बीटा कैरोटीन कहते हैं, जो खाने वाले चावल में प्रो विटामिन ए का जो है स्रोत होता है। रेनिटिन का इस्तेमाल जो है दूध को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है, जिससे पनीर तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन सही है, बाकी यही आंसर गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, ये बताना है। घेंघा रोग, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांतता। तो अगर आनुवांशिक रोग की बात करें इसमें से कौन सा नहीं, तो घेंघा रोग जो है वो आनुवांशिक रोग नहीं होता है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, घेंघा रोग। ठीक है, बाकी हीमोफीलिया, वर्णांतता, रंजकहीनता ये तीनों जो है आनुवांशिक रोग होते हैं। ठीक है, एनीमिया रोग जो होता है वो लोहे की कमी के कारण होता है, लोहे के कारण होता है। पेलेग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। वृद्धि रोधक होता है जिंक की कमी के कारण। ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन A की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निम्न में से किसने विकसित किया था, ये बताना है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डेनिस रिची ने विकसित किया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट से हो जाएगा, डेनिस रिची। अब इसका विकास कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। डेट भी याद रखना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और इसका उद्देश्य क्या था? यूनिक्स संचालन तंत्र का निर्माण करना। इसकी भाषा में जो है 32 की शब्दों का प्रयोग होता है। इस भाषा में निर्देश देते समय जो है लोअर केस लेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें होगी। अब कुछ उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको आप जानना, पायलट हुआ, C++ हुआ, लिस्प हुआ, यूनिक्स हुआ, जावा है, स्नोबॉल है, ये सारे भाषा के नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया ये बताना है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें तो ये मनाया गया 16 अगस्त को। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट से हो जाएगा 16 अगस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इसमें बेमेल है, कौन गलत है ये बताना है। प्रांत में द्वैध शासन 1919, खेड़ा आंदोलन 1917, पाबना विद्रोह 1873, चुआर विद्रोह 1795। अगर इसमें हम गलत आंसर की बात करें तो बी पार्ट जो है गलत सुमेलित है। खेड़ा आंदोलन 1917 ये बी पार्ट गलत है। खेड़ा आंदोलन जो हुआ था, शुरुआत हुआ था 1918 में। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा ये शुरुआत किया गया था गुजरात में शुरुआत किया गया था। तो 1917 दिया गया, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। 1919 के अधिनियम में जो है प्रांतों में द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। पाबना विद्रोह जो है किसानों द्वारा 1873 से लेकर 1876 के बीच किया गया। चुआर विद्रोह जो 1795 में हुआ था, इसका नेतृत्व जो है वर्तमान झारखंड में रघुनाथ महतो के द्वारा किया गया था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है ये बताना है। तो दास प्रथा समाप्त किया था एलन बरो ने, लॉर्ड एलन बरो को जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 1843 ईस्वी में। ठीक है, एलन बरो के काल में दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, समाप्त अवैध घोषित कर दिया गया था। सर्वप्रथम 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को समाप्त किए जाने का प्रावधान था। एलन बरो का शासनकाल था 1842 से लेकर 1844 तक। ठीक है, उन्हीं के कार्यकाल में 1843 में जो है ये दास प्रथा का अवैध घोषित किया गया। ठीक है, इसके शासनकाल में जो है रविवार की साप्ताहिक छुट्टी भी 1843 से भारत में प्राप्त होने लगी। ये भी आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल किसकी देखरेख में तैयार हुआ। तो ताजमहल जो तैयार हुआ था वो थे उनके क्या कहते हैं कि निर्माण कार्य इंजीनियर की बात करें तो उस्ताद इंसा खां थे, इनके देखरेख में तैयार हुआ था। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। कब 1632 से लेकर 1654 के मध्य जो है ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, जो फारस का था। उस्ताद अहमद लाहौरी को शाहजहां ने जो है नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। उस्ताद बादल खां के नेतृत्व में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ। शाहजहां ने बेगम मुमताज महल की याद में जो है ताजमहल का निर्माण करवाया, जो कि आगरा में स्थित है और ये 7वें अजूबे में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काल में कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रारंभ हुआ ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ये प्रारंभ हुआ था। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। 1906 ईस्वी में 1906 में जो है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, तो उसमें मिंटो यहाँ पे लॉर्ड था, वायसराय था। इसका निर्माण कार्य हार्डिंग सेकेंड चेम्सफोर्ड के काल तक होता रहा। मेमोरियल का निर्माण जो 1921 में जो है चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पूरा हुआ था। 1906 में स्टार्ट हुआ था, 1921 में चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पूरा हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शार्ट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग जो है चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो जो ब्लू चिप है, ब्लू चिप, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी तीनों जो शब्द हैं वो प्रयोग किया जाता है भारतीय बैंक के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ब्लू चिप का प्रयोग जो है कंपनी के लिए किया जाता है। वैसे कंपनी होती है जो अपने क्षेत्र की दूसरी कंपनी के मुकाबले बहुत बड़ी होती है। ब्लू चिप कंपनियों में जो है निवेश कम जोखिम वाला होता है। तो ये कुछ बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति घाटी बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है। तो शांति घाटी बचाओ नारा जो है सुगाथा कुमारी के द्वारा दिया गया था। आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, और शांति घाटी जो है केरल में 89 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि जैव विविधता के लिए जो है विख्यात है। शांति घाटी में जो है लंबी पूंछ वाले मकाऊ बंदर पाए जाते हैं, जिसे दुर्लभ प्रजाति समझा जाता है। ठीक है, और शांति घाटी आंदोलन की प्रेरणा जो थी सुगाथा कुमारी, वो एक विख्यात कवयित्री थी। ठीक है, मेधा पाटेकर की बात करें तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। बाबा आमटे जो है आनंद वन आश्रम से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है ये बताना है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा ये बताना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उत्पाद कर जो होता है ये अप्रत्यक्ष कर होता है। डी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसे कानूनी करदाता और वास्तविक करदाता दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर में कानूनी करदाता और वास्तविक करदाता दोनों एक ही होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है ये बताना है।
तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें सी पार्ट से हो जाएगा कैग। कैग जो होता है वो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग होता है। ठीक है, कैग जो है संचित निधि में किया गया व्यय का अंकेक्षण करता है और अनुच्छेद 151 के आधार पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, लोक लेखा समिति जो है कैग के रिपोर्ट की समीक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है, ये बताना है। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, नियमन समिति। नियमन समिति का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा पदेन अध्यक्ष भी होता है। लोकसभा में नियमन समिति के कुल जो है 15 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष स्वयं लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो 371 के आधार पर जो है भारत के कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें तेलंगाना राज्य शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों राज्य शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम राजनीतिक दल के संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। राजनीतिक दल के संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त किया गया, ये बताना है। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। 1985 में यह मान्यता दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून के आधार पर राजनीतिक दल को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। और 52वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। 1952 में अगर हम बात करें तो देश में प्रथम बार संसदीय चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है, क्योंकि जो है 1985 में राजीव गांधी थे और 1952 में जो है प्रथम बार संसदीय चुनाव हुआ। 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन भी किया गया। 1985 में बाद राजनीतिक दल के निर्वाचित प्रतिनिधि के दल बदल करने पर सदस्यता को समाप्त किए जाने का भी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। पंपास घास जो पाया जाता है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। और ये दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना के घास के मैदान को जो है पंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के प्रियरी घास के मैदान को रोटी का कटोरा भी कहा जाता है। प्रियरी घास की मिट्टी को चार नोजम मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, यूरेशिया के घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, पंपास घास का मैदान जो है दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि होती है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है। दूध सागर गोवा, कुंचिकल कर्नाटक, मीनमुट्टी केरल या फिर बरकना तमिलनाडु, इसमें से बताना कौन सा गलत है। तो अगर हम बरकना तमिलनाडु की बात करें तो यह ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, बरकना जो है झरना है एक कर्नाटक के शिमोगा जिले में ही स्थित है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। और बरकना जलप्रपात सीता नदी पर स्थित है, बाकी और सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इसमें बेमैल है, यानी कि कौन सा इसमें गलत है। केरल अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड कालापानी या फिर आंध्र प्रदेश महेंद्रगिरी, इसमें से बताना कौन सा गलत है। तो आंध्र प्रदेश जो महेंद्रगिरी दिया गया है ये गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है महेंद्रगिरी पर्वत जो है ओडिशा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहाँ पे है, ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत। इसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित जो है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। अनाईमुडी जो है 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु, दक्षिण की ओर से इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर से अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर से पालनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, सेवराई की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। उत्तराखंड का काला पानी भारत और नेपाल के मध्य जो विवाद का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, ये बताना है। इंडोफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या टोपोग्राफी, इनमें से बताना है कौन सा मृदा से संबंधित। तो इंडोफिक जो है ये मृदा से संबंधित है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, और ये मिट्टी की एक विशेषता है संबंधित। इंडोफिक को भूमि विज्ञान भी कहते हैं। भूमि विज्ञान जो है मृदा विज्ञान की एक शाखा है, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता है उसे कहते हैं कर्सर। ठीक है, उस प्रतीक को क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं, एरो टाइप का होता है। और कंप्यूटर माउस का निर्माण, माउस को आप जब सरकाएंगे उधर तो वो भी उसी के अनुसार चलता है। ठीक है, कंप्यूटर जो माउस है उसका निर्माण किसने किया था, डगलस एंजल वर्ड ने किया था। कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कर्सर जो है वर्ड प्रोग्राम में कर्सर एक पतली रेखा होती है जिसे इंसर्शन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, इंसर्शन बिंदु कहते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो अगर हम इसके लेखक की बात करेंगे तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, अशोक लवासा इसके लेखक हैं। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट से हो जाएगा। तो ये कुछ था क्वेश्चन जो कि जिसका डिस्कशन किया गया, एनालिसिस हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।